हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। अभी पार्ट वन वन शॉट मतलब क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स को मैंने दो पार्ट में पढ़ा है क्योंकि यार उसमें थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं बाकी और चीज़ों डिस्कस करने लग गया था। तो हमने लास्ट वीडियो में वहां तक डिस्कस किया था ना कि कैसे मतलब थियरी ऑफ एलिनेशन, कैसे कैपिटलिज्म का जो सरप्लस मतलब थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्या क्या पढ़ा था हमने। पहला थियरी ऑफ मतलब वो पहले पढ़ा था डायलेक्टिकल आइडियलिज्म हीगल का, फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, फिर हमने सरप्लस वैल्यू पढ़ा नहीं, उसके बाद हमने वो पढ़ा था बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर पढ़ा था, सरप्लस वैल्यू पढ़ा था, फिर थियरी ऑफ एलिनेशन पढ़ा था, है ना, और भी कुछ था। हाँ, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो भी है ना, यहाँ तक पढ़ा था पूरा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे कुछ कुछ। यार मार्क्स थोड़ा सा बड़ा है और मैं थोड़ा सा खींच ले गया फालतू इन्फॉर्मेशन, मतलब नॉट फालतू, इट वाज ज़रूरी। तो आई जस्ट इसके बाद समझने वाला कुछ कम कम ही है ना। इसके बाद सारे वो हैं, कॉन्सेप्ट कम है, थोड़ा सा पढ़ने वाली चीज़ है। हाँ, तो लास्ट में हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे ना कि हाउ इट इज डिस्ट्रॉइंग एवरी, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं कैपिटलिज्म का। बहुत ज़रूरी है यार ये सारे टॉपिक्स, इसीलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूँ खुद को बोलने। मैं 1 घंटे में पूरा खत्म कर देता, बट ये 2 घंटा जाएगा। देखो, सबसे पहला आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो जैसे आप कोई सा भी हॉलीवुड बॉलीवुड कोई सा भी मूवी उठा के देख लीजिए, जस्ट लुक एट द एक्ट्रेसेस, उनका पूरे मूवी में काम क्या होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 90% मूवीज, डोंट कम अप विद द एग्जाम्पल्स की मर्दानी 3 देखिए, ये देखिए प्लीज। एक्सेप्शंस के साथ मत आइएगा मेरे पास। आई एम यूटिलिटेरियन, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो लेट्स लुक एट दिस। उन उन जो महिलाएं हैं उसमें अभिनेत्री, उनका काम क्या है? टू प्रमोट अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी, ऐसा दिखना है ना। टू प्रमोट मेकअप, कि मेकओवर, शक्ल ऐसा, बहुत सारे चोचले चल रहे हैं आजकल। ये खाओ, मतलब सॉरी नॉट ये खाओ, ये वाला सीरम, ये वाला वो लगा लो, पता नहीं क्या क्या है, फाउंडेशन, कंसीलर, शैडो शैडो, जो जो भी यार, बहुत सारे नाम भी नहीं पता, है ना। ऐसे ऐसे चीज अब वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। उनका पूरे मूवी में कुछ कोई रोल भी नहीं है, उनका बस काम यही है कि उनको बस लुभावना दिखना, है ना, टेम्पटिंग, टू टेम्प्ट दैट लीड एक्टर। जो मेल एक्टर है उसको हमें लुभाव मतलब लुभाना है। और उस लुभाने में फिर जो महिलाएं देख रही हैं स्क्रीन की इस तरफ, उनको लगता है कि ओ, टू टेम्प्ट, उसके लिए ऐसा बॉडी होना चाहिए, ऐसा फिगर होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए। नाउ द रियलिटी इज 90% जो कॉस्मेटिक्स हैं आर बीन बॉट बाई फीमेल्स, 90%। और इन्हीं महिलाओं का तुम क्या कहते हैं उसमें देख लो, वर्क वाले क्या बोलते हैं, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, एफएलपी में, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन में देख लो, ग्राफ घट रहा है। पैसे के मामले में देख लो कि इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ घट रहा है ग्राफ। हर चीज में महिलाएं पीछे होती जा रही हैं, बट कॉस्मेटिक्स में इंक्रीजिंग डे बाय डे। नाउ इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड। जो कैपिटलिज्म वो चाहता है कि भाई तुम खूबसूरत दिखते रहो। अब वो महिला वहां लोग बाहर निकल के संघर्ष करने लग गई उधर पूरा, बस टाइम होगा ये सब करने का, ये सब करने का टाइम नहीं होगा, वो पैसे कमाने में बिजी, मतलब होता ना। लेबर पार्टी बहुत जरूरी है यार, बाहर निकल के वो करना, पैसे कमाना, स्ट्रगल करना, इम्पोर्टेंट ओनली। बट जस्ट लुक एट द कैपिटलिस्ट कैसे महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हैं। लीव इट ऑफ इंडिया में लोग बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे अनएजुकेटेड जनता है, दे सी फीमेल एज अ बॉडी ओनली। जस्ट गो टू वेस्ट, गो टू अमेरिका, गो टू जापान, जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्यूटी को लेकर, मतलब कोरियन ब्यूटी, जस्ट गो टू कोरिया, जस्ट सी द कंडीशंस ऑफ women, दे हैव बीन ऑब्जेक्टिफाइड, मतलब ऑब्जेक्टिफाई भी, ऑब्जेक्ट भी नहीं समझते हैं उनको, अब वो कुछ और ही हो गए हैं, मतलब दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। तो ये कहाँ से ऑब्जेक्टिफिकेशन स्टार्ट होता है? फ्रॉम द मूवीज। ये जो आजकल इंडिया में देखो दैट कोरियन ब्यूटी का कल्चर स्टार्ट हुआ है, कौन कहाँ से आया?
मूवीज, कोरियन ड्रामास, के ड्रामा, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो ये सब बहुत ही विलिफाइड तरीका है कैपिटलिज्म का टू प्रमोट देयर। तो महिलाओं को ऑब्जेक्ट बना के रखने में ना पूंजीवाद का बहुत बड़ा स्वार्थ है, और इसीलिए वो चाहता है कि महिला एक ऑब्जेक्ट बनी रहे, और जिससे उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदती रहे, पुरुष कमाता रहे। पेट्रियार्की भी इसी पे चल रही है। तो सारी चीजें तोड़नी पड़ेंगी। कैपिटलिज्म को कम भाव दो। आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस मत करो, धंधा मत करो, पैसे बनाओ, बट ऐसे बनाना भी जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, इनोवेशंस भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। बट हर चीज की एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए, और वो जो तरीका है वो फिक्स होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बेच सकते हैं, या वो पैसे कमाने के चक्कर में आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्टिफिकेशन का रिजल्ट क्या होता है? रेप, मोलेस्टेशन, महिलाओं का क्या कहते हैं, लो लेबर पार्टिसिपेशन, जो भी चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से, उन्हें ऑब्जेक्ट बने रहना है। ट्रॉफी, खूब सुंदर सुंदर वाला जो कॉन्सेप्ट है, कोमल कोमल, देन दे, मतलब फिर वो कंप्लेन, लीव इट ऑफ, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लिमिट में बोलते हैं। समझ गए? ऐसे ही मीट इंडस्ट्री का एक एग्जांपल है, कितना कितना क्रूएल है इंडस्ट्री। मैं बता तो रहा हूँ, जितने लोग मीट खा रहे होंगे अभी नीचे मेरे को गाली देना शुरू करेंगे कि ओए ये तो हमारा पर्सनल चॉइस है। भाई तुम्हारा पर्सनल चॉइस नहीं है ये। पर्सनल चॉइस का ये गाना खाना बंद करो। तुम्हारे मीट खाने से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, और वो सांस मैं भी लेता हूँ। तो मैं तो बोलूंगा, और बहुत मुखर होके बोलूंगा। मेरे को कोई घमंड नहीं लेना है इस बात में कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ, ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आई विल क्रिटिसाइज देम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, है ना। एंड आई वांट कि जो भी लोग हैं वो उस मुखर होके बाहर आइए एंड स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ऑल दीज स्टुपिडिटी, बिकॉज दे आर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टुपिडिटी, कुछ बेवकूफ़ी की वजह से उनके पास पैसे आ गए हैं, मूर्खता चरम पे है, इस वजह से वो ये पूरा पृथ्वी खा रहे हैं, पृथ्वी के बाद वो दूसरा प्लेनेट भी खाएंगे। वो हर चीज खत्म कर रहे हैं सिर्फ भोग कंजम्पशन की वजह से। ठीक है, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में। डोंट कंज्यूम एनीथिंग ब्लाइंडली, थिंक। ठीक है, छोड़ो यार, पढ़ लेते हैं। इन सब वीडियोस के लिए एक अलग ही कुछ चालू करूंगा सीरीज, वहां पे आई विल टॉक इन सारी चीजों के बारे में। ओके, नाउ थियरी ऑफ रेवोल्यूशन। थियरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? ये वायलेंस को बहुत सपोर्ट करते थे। वायलेंस इज द इंडिस्पेंसिबल मिडवाइफ ऑफ सोशल चेंज। ये चाहते थे ना, सोशल चेंज के लिए वायलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हें पता चल गया था भाई कि उन ऊपर वालों का महल गिराना है ना, तो वो एक ही तरीके से मानेंगे, रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति। ठीक है, और इनका मानना था जो वर्कर क्लास है यही बनेगा एजेंट ऑफ रेवोल्यूशन वंस दे डेवलप क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस मतलब उन्हें एक बार समझ में आ जाए, अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, एक बार जो उस गरीब इंसान है उसको ये चीज समझ में आ जाए कि वो गरीब क्यों है, उसको गरीब बनाए रखने में वो जो ऊपर उसके सर पे चढ़ के बैठे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, और वो अमीर बने हैं क्योंकि वो हमारे सर पे चढ़ के बैठे हैं। जिस दिन हमने उनको अपने सर से उठा के नीचे फेंक दिया, वो अमीर नहीं बचेंगे। वो अपना पीआर क्यों कराते हैं? किसी को इंस्टाग्राम पे फोटो डालने का 11 करोड़ क्यों मिलता है? क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए वो आगे पान मसाला गुटखा बेचते हैं। तुम कहोगे वो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, ये कौन सा मेहनत है भाई? तुम फॉलो कर रहे हो उनको तो वो बेच रहे हैं तुमको। तुम सर्विस मांग रहे हो तो सर्विस दे रहे हैं। स्टॉप ये वाली चीज, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, अब थोड़ा समझ में आया होगा। तो एक क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होना चाहिए मनुष्य के अंदर कि वो किस क्लास में है, और उस क्लास में वो किस वजह से है, उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, कौन उसको उसी क्लास में रह देना चाहता है, और ये क्लास बनाया किसने है। ठीक है, फिर रेवोल्यूशन, एक बार जब एक क्लास कॉन्शियसनेस आ जाता है ना,
दिमाग में, तो जो क्रांति है वो इनएबिटेबल हो जाती है, फिर वो क्रांति होके ही रहेगी। बिकॉज देन यू कैन सी विद योर आईज कि भाई दिस पर्सन इज एक्सप्लॉइटिंग मी, एंड व्हेन यू सी द इनजस्टिस ना विद योर नेकेड आईज, देन यू कांट स्टॉप योरसेल्फ। स्वार्थ खत्म हो जाता है ना फिर रेवोल्यूशन विल बी वायलेंट, स्ट्रक्चरल एंड नेसेसरी। आफ्टर रेवोल्यूशन अगेंस्ट कैपिटलिस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे ही मतलब कैपिटलिस्टों के अगेंस्ट वो रेवोल्यूशन होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछ सकता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट क्या होता है। प्रोलेटेरिएट मतलब समझा ना, वर्कर, वर्किंग क्लास अब स्टेट को कंट्रोल करेगा। ये भी एक खतरा ही है कि अमीरों के हाथ से उठा के गरीबों के हाथ में वो डाल दो स्टेट, दोनों। तो इसीलिए इन्होंने इसको फाइनल एंड गोल नहीं बोला, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को, इसको बोला इट्स अ ट्रांजिशनल फेज, कि डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं हो सकता है, हमें पहले यहां तक पहुंचना है ना। इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म करना है, कैपिटलिस्टों का ध्वस्त करना है, और जो रियल वैल्यू क्रिएटर हैं उनके हाथ में पावर सौंपनी है, ठीक है। एक बार पावर उनके हाथ में आ गई, उसके बाद हम ट्रांजिशन होके कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे। कम्युनिज्म इज स्टेब्लिश्ड, दैट इज फाइनल स्टेज। अब कम्युनिज्म क्या होगा? कम्युनिज्म का ये बहुत जरूरी है। क्लासलेस सोसाइटी, नो अमीर गरीब, स्टेटलेस सोसाइटी, नो गवर्नमेंट, नो एक्सप्लॉयटेशन, नो एलिनेशन। देखो अब ये सब जो भी बातें हैं ना, बहुत वैसे लगते हैं सपने सुहाने लड़कपन के, और सपने सुहाने ही थे, पूरे नहीं होंगे ये, क्योंकि इट इज एंटी ह्यूमन नेचर। ये मार्क्स साहब हमारे एक धर्मशाला बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने क्रिटिसाइज तो अच्छा किया है कैपिटलिज्म को, अच्छे से धोया है और जरूरी भी था। हमें इनका एक क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से लेना है, एंड वी हैव टू फॉलो द मिडिल पाथ। लेकिन इनका वाला चलेगा नहीं, जो कॉन्सेप्ट है ना इन्होंने दिया यार, स्टेटलेस सोसाइटी, जहां पे भी एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है ना, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऊपर में सेंट्रल अथॉरिटी या पावर नहीं है, तो नाउ यहाँ पे एक पावर वैक्यूम है। पावर वैक्यूम में फिर एक डिक्टेटरशिप का पैदा होने का ना बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। फिर वहां से कोई एक निकलेगा जो थोड़ा सा काबिल होगा हम लोग के बीच में, फिर वो पावरफुल बन जाएगा, फिर वही डिक्टेटरशिप चालू। कम्युनिज्म का एक बहुत फेमस लाइन है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये मानते हैं कि हमें कंट्रीब्यूट अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए, और खर्चा या जो हमें मिलेगा वो अपने नीड के हिसाब से। देखो ये मोटिवेशन को किल करता है, इट किल्स मोटिवेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वो बनाना चाह रहे हैं धर्मशाला जहाँ पे हर कोई बराबर है। जैसे मान लो लंगर में खाना खा रहे हो, तो तुम 100 करोड़ के मालिक हो, 10 रुपए के मालिक हो, सेम रोटी सेम दाल चावल सब कुछ सब तुमको सेम मिलेगा। मार्क्स वही कह रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल सी चीज है, बट पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेट इन, अब इनके हिसाब से स्टेट क्या था? स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। जो क्लास डोमिनेट कर रहा है ना, मतलब कैपिटलिज्म में कैपिटल बुर्जुआजी जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो स्टेट है वो उनका इंस्ट्रूमेंट है कि इनका डोमिनेशन बना रहे, ठीक है। स्टेट क्या प्रोटेक्ट करता है? रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट। लॉ क्या है? इट्स अ क्लास बेस्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है कानून जो होता है। मोरालिटी क्या है? इट्स अ क्लास मोरालिटी। क्लास मोरालिटी मतलब वो अमीर वाले हैं, उन्होंने अपने हिसाब से मोरालिटी दे दिया कि नो 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 यू शुड रिस्पेक्ट। उन्होंने तो हमें सब सिखाया है कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसा वाला ही इंसान इज्जत के काबिल होता है। एक मुहावरा चलता है, मेरी मम्मी बोलती है कि लक्ष्मी जो है लाख दोष हरती है। तो लक्ष्मी मतलब पैसा हो गया, और दोष मतलब होता है बुराइयां। तुम्हारे पास पैसा हो गया, तुम्हारे लाखों बुराइयां माफ है ना। तो दैट इज क्लास मोरालिटी। अमीर हो गए तो मोरालिटी का लेवल ही, गॉट इट। नो यूनिवर्सल मोरालिटी। तुम इंजीनियर हो या तुम आईएएस बन गए, तुम कितने भी करप्ट इंसान हो, अभी तुम अपने रिश्तेदारी अपने फैमिली में भगवान हो। तुम एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद तुम चोर हो भले, यही तो कह रहा हूँ। रिस्पेक्ट क्या है? वो आईएएस बना, व्हाट यू आर रिस्पेक्टिंग फॉर, कि हाँ दैट पर्सन है, बहुत ज्यादा उसने मेहनत किया। इट्स ओके यार, मेहनत करके कर क्या रहा है? वो चोरी करने में मेहनत कर रहा है। आतंकवादी भी तो मेहनत करता है। तुमको क्या लगता है वो बेचारा दर दर भटक के भाग रहा है, बॉम्ब बना रहा है, फोड़ रहा है, उसको तो गाली दे रहे हो तुम। ये मेहनत करके लूट के
और पैसे लूट रहे हैं तो ये बहुत मेहनती हैं, ये तो आईएएस बन गए, इनसे तुम स्ट्रेटजी पूछो, इनको भगवान बना दो। घूसखोर एक से बढ़ के एक करप्ट लोग बैठे हुए हैं, नीचे आके लिखना कि तू भी करेगा मेरे को। जरूरी भी है यार ये सब गाली देना। देखो रिलीजन के बारे में इनका क्या विचार था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। रिलीजन को बोलते थे कि भाई ये गांजे की तरह है। आइडियोलॉजी इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस, आइडियोलॉजी के भी सपोर्टर नहीं थे। वेल मार्क्सिज्म इज आल्सो एन आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म, बट वो बोलते थे कि इसके बाद जब सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर कम्युनिज्म जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो आइडियोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट कोटिंग इट कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन किसने दिया था। इसमें क्या किया ना कार्ल मार्क्स ने, इन्होंने बस डिफरेंस बिटवीन एशियाटिक एंड वेस्टर्न सोसाइटी, एशिया और वेस्ट की सोसाइटीज का डिफरेंस लिया है कि एशिया में क्या हिसाब किताब है और वेस्ट में क्या हिसाब किताब है। तो वेस्ट में जो हिसाब किताब हमने पीछे पढ़ा सब, सरप्लस वैल्यू, एलिनेशन, जो भी। लेकिन एशिया की सोसाइटीज के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, लैंड बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट या कोई रूलर हो, उसके उसको सारी ज़मीनें बिलोंग करती हैं। इंडिया में एक था, जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं की सारी ज़मीन होती थी, लोग उस पे काम करते थे और टैक्स भरते थे। विलेजेस आर सेल्फ सफिशिएंट, जो गांव-गांव एक-एक होता था, वो सेल्फ सफिशिएंट होता था अपने आप में। नो क्लास स्ट्रगल नहीं था। वैसे ही इनका अपना मानना था, इन्होंने दूर से देखा है भारत को, भारत में भी बहुत क्लास स्ट्रगल रहे हैं। पीपल पे टैक्स टू सेंट्रल अथॉरिटी, ये नहीं पूछेगा फीचर फूचर, ठीक है, मेन यही पूछेगा किसने दिया था या क्या मतलब होता है उसका। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कमोडिटी फेटिशिज्म। कमोडिटी फेटिश मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो कि कमोडिटी फेटिश बताता हूँ कि आप गए दुकान पे, लिवाइस के स्टोर पे जीन्स खरीदने, यू सॉ द टैग, यू सॉ द स्टिचिंग एंड यू कि वाओ सच अ गुड जीन्स, है ना? तो कमोडिटी से तुरंत वो हो गए, बट यू आर नॉट सीइंग the effort of the workers behind, the exploitation that worker suffered, है ना, in making that jeans, in making that, in creating that product, the exploitation he, या जिस कंडीशन, वर्किंग कंडीशन में वो काम किया होगा, वो जो डाइज उसको कितना अफेक्ट करेंगी। वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग द प्रॉब्लम। आज सबसे बड़ा जो इशू है ना पूरे ह्यूमन रेस के सामने, वो यही है कि दैट वी डोंट थिंक, वी जस्ट इमोट। इमोट मतलब हमारा सब सब कुछ बस इमोशन इमोशन एंड इमोशन है। हर कोई भावनाओं में बह जा रहा है सोशल मीडिया के रील्स और पोस्ट देख के। देयर इज नथिंग, मतलब वी डोंट थिंक, वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। एक कोट था ना, कॉग्निटिव एर्गो, वी थिंक देयरफॉर आई, मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचना बंद मतलब वी आर डेड, तो वी आर एक्चुअली डेड, बस पानी के साथ बहते जा रहा है। डेड पना खत्म कीजिए। तो क्या बोल रहा है, इट मीन्स कमोडिटी सीम टू हैव वैल्यू ऑन देयर ओन। हमें लगता है ना कि वो जीन्स का अपना कोई वैल्यू है, नहीं, किसी ने क्रिएट किया है भाई, हाइडिंग द ह्यूमन लेबर बिहाइंड देम। वी सी प्राइस टैग्स नॉट पीपल, वी इग्नोर पीपल बिहाइंड एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। अब इसी में एक एग्जांपल ले लो, आप केएफसी गए, ऑर्डर किया कि चिकन नगेट्स, बहुत सच में बता रहा हूँ कि उसको देख के ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको देख के खाने का मन नहीं करेगा। इट वॉज प्रेजेंटेड इन अ वे, सच अ ब्यूटिफुल वे, और कैसे उसको सजा के उसमें मस्त फ्राइड फ्राइड जो भी होता है ना, देखने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, आई डोंट ईट, बट वो देखने में ना, किसी को ये ना बताया जाए कि ये मांस है तो कोई देख के उसको नहीं मना करेगा। बट आई एम सेइंग, आई एम गिविंग अ चैलेंज, जो भी लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, कि जस्ट गो सिट इन अ, जहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉपर कसाई बाड़ा जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे प्रॉपर कटती हैं गाय और भैंस या जो भी बकरे वकरे, नॉट ऑल भाई, कुछ सच में अंदर से भी जानवर बन चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आई एम सेइंग 90% मीट ईटर्स। यू गो इंडिया के, यू गो एंड तुम उस गाय को, उस बकरे को सामने अपने कटते देखो, तुमसे वो चबाया नहीं जाएगा, वो जो नगेट्स है या जो भी है, राइट इट, नहीं चबाया जाएगा। तो जो कमोडिटी फेटिश है ना, यू आर जस्ट सीइंग दैट प्रोडक्ट, तुमको लग रहा है कि ये ऐसे आ गया है, उसके आगे का तुम सोच ही नहीं पा रहे कि इसमें एनिमल क्रुएलिटी कितनी है,
इससे जो मैं खा रही हूँ इससे फायदा किसका होगा? ये जो मैंने लेदर पहना हुआ है ये कहाँ से आ रहा है? अभी हमारे एक फेमस, मतलब हमारी जो सबसे हिंदूवादी पार्टी है, जो गौ रक्षक पार्टी है, बीजेपी के एक हमारे बहुत ही फेमस एमपी साहब हैं, अगर जो आप लोग को अनुराग ठाकुर जी, देश के गद्दारों को गोली मारो या सालों को, इनका एक दिल्ली राइट पे वो था, वक्तव्य दिया था इन्होंने। इनका एक वायरल हुआ है, पार्लियामेंट में स्पीच देने के लिए उठे, इनका एलवी का वो दिख गया, लुई वितौं का इन्होंने बेल्ट पहन रखा था। उस बेल्ट का कीमत था कुछ अराउंड 60,000 56,000। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, तो चोर तो हो ही, तो पहनोगे ही, उसमें क्या है। तो लेकिन पता है क्या, वो जो बेल्ट उन्होंने पहना था भाई साहब ने, अनुराग ठाकुर जी ने, ठाकुर साहब ने, वो बेल्ट बनता है जो बछड़े नहीं होते गाय के, जो पैदा हुए, उनके चमड़े से, उनके लेदर से, उससे बनता है। ये हमारी गौरक्षक पार्टी की एमपी हैं, हमारे मिनिस्टर ऑफ क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में स्टेट, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको बोलते हैं, एमओएस, वो भी हैं इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मतलब ये काफी नामचीन नाम है हिमाचल प्रदेश के और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के। अभी हम कुछ दिन पहले हमारी जया किशोरी मैम फेमस हुई थी क्रिश्चियन डियोर का बैग लेके, जो ज्ञान देती थी हमें। तो ये जो बाबा बाबा हैं, ये तो भाई कैपिटलिज्म के वो हैं, जेब में रहते हैं। ये जितने बाप, सबसे पहले तो ये बाबाओं को सुनना बंद करिए, फालतू के जो गॉडमैन बने घूम रहे हैं, इन सब का बस एक ही काम है, एनजीओ के नाम पे ब्लैक ब्लैक मनी को वाइट करने का काम है। रिलीजन के नाम पे गरीब अमीर जो हैं, अमीर क्या करते हैं, 100-100 करोड़ रुपए इनके यहाँ वो देते हैं डोनेशन, और 100 करोड़, अब देखो जो रिलीजन के नाम पे जो डोनेशन दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता। बस बाबा से बोला गया कि देखो बाबा, कहाँ मुझे 40% टैक्स देना पड़ता, एक काम करो 2 करोड़ रख लो, 98 वापस कर दो। अब वो 100 करोड़ जो है वो वाइट हो गया, समझ रहे हो? 2 करोड़ दिया, 38 करोड़ बचा लिया टैक्स। बाबा से कोई पूछने भी नहीं जाएगा क्या कि बाबा तो एनजीओ चला रहे हैं, वृद्ध महिलाओं का वो कर रहे हैं। तो ये बाबा वाबा, ये इमोशंस में फंसना बंद करिए थोड़ा सा, अपने प्लेट के बाहर, अपने किताब के बाहर, अपने फोन के बाहर देखना, परखना, जांचना शुरू करिए। चीजें दिखेंगी, चीजें समझ में आएंगी, रियल जो कल्प्रिट है, जो इस पृथ्वी को तबाह कर रहा है, वो लोग दिखेंगे। खुद की गलती, हमेशा खुद की गलती निकालना बंद करिए कि हम ही बेवकूफ हैं तभी पीछे, नहीं। हाँ ठीक है, देखो एक, हाँ लुइस एल्थ्रूजर करके, देखो यार ये सब रटने वाली है। इन्होंने जो मार्क्स की राइटिंग्स थी, जो इन्होंने मार्क्स ने लिखा था, इसको दो भाग में डिवाइड किया है, एक यंग मार्क्स, एक मैच्योर मार्क्स। जैसे होता है ना, कोई इंसान लिख रहा है, तो कोई इतने सालों से लिख रहा है, तो जब बाल बुद्धि होती है ना, थोड़ा रेवोल्यूशनरी, और वैसा लिखते हैं। बाद में जाके हमें लगता है कि यार मैंने इतना सब कुछ किया, समाज नहीं बदला, तो हम और ज्यादा वो हो जाते हैं, विकट, जटिल, जो भी बोलो। तो यंग मार्क्स की राइटिंग में क्या था, थोड़ा सा ह्यूमनिस्ट फेस दिखाता है, बहुत ही जज्बाती थे मनुष्यों को लेकर, क्योंकि नए नए उन्होंने देखा कि भाई साहब कितना बुरा इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो दया जो होती है ना, एम्पैथी, कंपैशन, वो आ गया। फिर मार्क्स का एलिनेशन थ्योरी इन्होंने उसी टाइम पे दिया था। इनकी एक किताब है ना, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, ये उस टाइम की, मतलब जो यंग मार्क्स की राइटिंग है उसका एक प्रोमिनेंट काम है, यंग मार्क्स का। मैच्योर मार्क्स में इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्ट, डिटर्मिनिस्ट मतलब जो विच इज नॉट ओपन टू फाल्सिफिकेशन। इन्होंने बोल दिया था कि भाई सब कुछ इकोनॉमी ही है और कुछ इफेक्ट नहीं करता। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो और भी बैकग्राउंड में इफेक्ट करती हैं, बट इन्होंने बोल दिया इकोनॉमी ही मेन है। बाद में इनको इसी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं हमारे ग्रामसी, जो खुद कम्युनिस्ट थे, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं, है ना। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ही बिकेम एन एक्टिविस्ट, पहले सिर्फ लिखते थे, देन ही बिकेम एन एक्टिविस्ट, देन ही गेव कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इनका एक प्रोमिनेंट काम था उस टाइम का, है ना। अब इनकी किताबें देख लेते हैं। देखो ये सारी जो किताबें हैं ना, ये उसमें लिखी हुई हैं ऑर्डर में, तो टेंशन नहीं लेना है, ऑर्डर, है ना, कि
कि कब कौन-सा ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखो कि कौन-सा पहले लिखा गया था। ऑन ज्यूइश क्वेश्चन एक किताब थी, इकोनॉमिकल एंड फिलॉसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस ऑन फ्योरबैक, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, है ना? दास कैपिटल देखो, ये 2 ईयर इसलिए लिखा है कि ये वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 हनी सिंह वाला नहीं, दास कैपिटल का फर्स्ट वॉल्यूम। ठीक है? हाँ, बहुत सारे हनी सिंह के फैन भी बैठे होंगे। ये देखो यार, इसमें क्या समझाऊं मैं, समझ लो ये रटने वाला है। बस इतना याद रखना कि कौन सी किताब पहले लिखी गई थी, है ना? और कुछ कुछ किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हो गया, थीसिस ऑफ योर बैक हो गया, जर्मन आइडिया। देखो इनको यार, खासकर मार्क्स को ना, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनसे तो दो दो सवाल बनेंगे ही, तो इनको मत छोड़ो। मैं यही कहूंगा कि इनमें जितना हो सकता है सब पढ़ लो, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसको बताया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लो, मार्क्सिज्म इज अ एक्शन ओरिएंटेड थ्योरी। प्लेटो की जो थ्योरी थी वो थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड नहीं थी, प्लेटो बस लिखते थे, मार्क्स बोलते थे इसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है? मार्क्स खुद को साइंटिस्ट मानते थे, मटीरियलिस्ट थे ही, भौतिकवादी थे ना, क्योंकि मानते थे कि भाई इकोनॉमी मैटर करती है। ये बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाते थे, सिंपल बात करते थे। गॉड ऑफ पुअर्स, गरीबों का मसीहा, भगवान बोला जाता था इनको। ही क्रिटिसाइज्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन को बोलते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या है? ऑफ कोर्स ही क्रिटिसाइज करेंगे। अब देखो कॉमन सेंस लगाना है। इससे क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी। लिबर्टी से क्या आया? कैपिटलिज्म। मार्क्स इसके विरोधी तो होंगे ही। इसको बोला था कि इट्स अ बुर्जुआ रेवोल्यूशन, है ना? बुर्जुआजी, बुर्जुआजियों का रेवोल्यूशन था ये, आम जनता का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, विच इज ट्रू। एक और थे, एडमंड बर्क, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। एक और थी हन्ना एरेंट, शी इज अ फीमेल, इन वन ऑफ माय फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर। हन्ना एरेंट हमारे टॉपिक में नहीं है, बट when you go in your college, just do study her. She is a big champion of. She was not a communist, but she's a great thinker. ठीक है? सोशलिस्ट बिफोर मार्क्स। देखो मार्क्स ना ऐसे बोलते हैं कि सोशलिज्म पहले भी था, कार्ल मार्क्स के पहले भी। तो कार्ल मार्क्स उन लोग को यूटोपियन बोलते हैं, उन लोग को यूटोपियन बोलते हैं, खुद को साइंटिस्ट बोलते हैं। हम मार्क्स को यूटोपियन बोलते हैं, विच इज ट्रू, मार्क्स वाज अ यूटोपियन। अब देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स आपके। 30 मिनट का बनेगा ये, है ना? 30 30 मिनट का। क्या है? मैन इज एन इकोनॉमिक एनिमल। समझ रहे हो? इकोनॉमिक एनिमल, नो पॉलिटिकल, नो सोशल, इज एन इकोनॉमिक एनिमल। इसीलिए इनको इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी कहा जाता है। यार पढ़ाने पढ़ाने के बीच में मैंने बहुत सारे वैसे होता ना, आउट ऑफ एकेडमिक टॉपिक डिस्कस, नॉन एकेडमिक टॉपिक्स डिस्कस कर दिया है, बट आई थिंक वो इम्पोर्टेंट था डिस्कस करना, एंड इट्स माई, आई सी इट एज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट टू किसी को सुधारने के लिए, बट मैं जहाँ भी मौका मिलेगा मैं ऐसे ही बात बोलूंगा। जहाँ पे भी मुझे लगता है मैं बोल सकता हूँ, मैं इतना ही मुखर होकर बोलूंगा। हाँ, मैं पढ़ा रहा था, आप लोग का समय जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 15 20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा। दिन भर तो रील में निकाल ही देते हो, तो पढ़ लो। बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे हो गया ना, पढ़ाया रुक गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ते रहना। मेन तो इंपॉर्टेंट नोट्स ही है, समझ में आ ही गया, इतने डिटेल में चर्चा कर दिया तो समझ में आ गया है, तो नोट्स उठाओ, रटते चले जाओ, और क्या। और रटना भी नहीं है यार, जैसे तुमको ये रटना नहीं है, मैन इज इकोनॉमिक एनिमल, हाथ रख के रट रहे हो, नहीं। सिंपल पढ़ो, तुमको समझ में आ जाना चाहिए ना भाई कि इकोनॉमिक एनिमल कौन ही बात करेगा तुम्हारे सिलेबस में, और कौन बात करेगा इकोनॉमिक एनिमल की। कल मैंने, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जितने थिंकर, इनको एक ताऊजी बना लो कि ये ताऊजी हैं, और तुम्हें ताऊजी का नेचर पता है। मान लो मेरे ताऊजी हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे ताऊजी बहुत खड़ूस हैं। तुम्हारे ताऊजी हैं, तुम्हारे ताऊजी बहुत दयालु होंगे। तो ऐसे ही मान लो जेएस मिल है, किसी के ताऊजी मार्क्स हैं। तो मैं जानता हूँ अपने ताऊजी की हरकतें। तो कल को ऐसा कुछ आया, जैसे मैं जानता हूँ कि ताऊजी हमारे मेरे बहुत रूड हैं, बहुत ही नकचढ़े इंसान हैं। तो कल को ऐसे हुआ कि तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया, तो मुझे लग जाएगा कि मेरे ताऊजी से ही हुआ होगा। समझ रहे हो? कॉमन सेंस यूज करना है, बिकॉज यू नो द पैटर्न।
तो जस्ट बिकॉज अभी हम किसकी बात कर रहे थे, इकोनॉमी इकोनॉमी, तो अगर जो किसी ने आके लिख दिया कि मैन इज इकोनॉमिक एनिमल, तो समझ जाना है कि भाई मार्क्स ही बोल सकता है, तो रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। कनेक्शन बैठाना सीखिए, स्टार्ट टू थिंक, यू आर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रटना वटना रटने की जरूरत नहीं पड़ती यार, अगर जो समझने वाली चीज है। रेवोल्यूशंस आर दी लोकोमोटिव्स ऑफ हिस्ट्री। लोकोमोटिव मतलब बदलाव, चेंज, चल रहा है जो, तो रेवोल्यूशंस ही हैं, यही बदलते हैं, क्रांतियां। हमने जो क्रांति करी भारत और मतलब हमने जो ब्रिटेन को भगाया, आपको क्या लगता है बस एक ही बात से हमें चिंता थी कि ये विदेशी हैं इसलिए हम उनको भगाया, इस वजह से नहीं। हमने उनको सिर्फ इस वजह से नहीं भगाया कि वो विदेशी हैं, हमने इस वजह से भगाया क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वो अलग थे, हम अलग हो गए थे। हमें एक पर्टिकुलर लोग एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, और उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन एक जब बहुत सारे मासेस में, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, कि उन्होंने एक क्लास कॉन्शियसनेस लोगों के दिमाग में डाली, वो नेशनलिस्टिक वाली फीलिंग, राष्ट्र प्रेम की। वरना तो हमें 100 साल तक पता ही नहीं चला था भाई कि हम गुलाम हैं। हम तो बस, हमें लग रहा था कि बस हमें कोई बता रहा है, हम करते जा रहे हैं। अभी भी चल रहा है वही। अब हम इन अमीरों के गुलाम हैं। फिर फिर द लास्ट कैपिटलिस्ट, देखो ये देखो क्या खूबसूरत सा लाइन है। वो मार्क्स साहब हमारे थे तो बड़े शानदार आदमी। द लास्ट कैपिटलिस्ट बी हैंग शैल बी द वन हु सोल्ड अस द रोप। जो आखिरी कैपिटलिस्ट होगा ना, जिसको हम फांसी चढ़ाएंगे, वो वही होगा जो हमें रस्सी बेचा होगा, जिससे हमने रस्सी खरीदा होगा उसी को हम चढ़ाएंगे। फिर ये देखो वर्कर्स, ये एक हिसाब से वो लगता है थंपिंग रेवोल्यूशनरी। वो देखो यार, मैं भी मार्क्स का बहुत बड़ा फैन था नहीं, फैन अभी भी नहीं हूँ, बट व्हेन आई स्टडीड रेड मार्क्स अच्छे से ना, पहले लगता था कि यार क्या ये आदमी बस लड़ाई झगड़ा युद्ध, पूरा दुनिया में तबाही मचा के रखा है, हर जगह ही कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों को देखकर मार्क्स को जज मत करो, मार्क्स को पढ़ो। एंड प्लीज, जो आज के कम्युनिस्ट हैं, जो भी कंट्रीज कम्युनिस्ट हैं, चाइना हो गया, रशिया में जब भी था, एंड इंडिया में जो ये जेएनयू, इनको और मार्क्स को मत जोड़िए, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। जेएनयू की जो कम्युनिज्म है, इट्स ऑल अबाउट इस्लामिज्म। इन दोनों को साथ साथ में चल के अपना वो इज्जत बचाना है, वही वाला काम कर रहे हैं ये लोग, हिंदू मुस्लिम बेवकूफ सब, है ना। इधर देखो, इन्होंने बोला वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, एक्सेप्ट योर चेंज। सब लोग इकट्ठे हो जाओ और लड़ो, तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए है नहीं बट योर चेंज। जीत गए तो बेड़ियां खत्म, और हार गए तो बेड़ियां तो हैं ही, ऑलरेडी थी। फिर कैपिटलिस्ट डिग देयर ओन ग्रेव्स, है ना। फिर कुछ लोगों ने, फेमस थिंकर्स ने कमेंट किया है मार्क्स पे। एक सेबाइन करके बहुत फेमस थिंकर है, इन्होंने बोला कि मार्क्सिज्म इज अ यूटोपिया बट अ जेनरस एंड अ ह्यूमेन वन। समझ रहे हो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मानवीय है वो, इंसान का जो कंपैशन होता है ना, वो दिखाता है मार्क्स। अब मार्क्स तुम्हें क्रूएल नहीं लगेगा, मार्क्स एक मजबूर कंपैशनेट इंसान लगेगा, जो पूरा परेशान और लाल मुंह लेके खड़ा हुआ है, जब परेशान हो कि यार बहुत गलत हो रहा है ना। मार्क्स इज एक्सीलेंट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म बट अनेबल टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव। वही चीज हैरिंगटन करके एक थे, उन्होंने बोला कि इज एक्सीलेंट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म बट ही वाज अनेबल टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव। फिर मार्क्स इज अ डिटर्मिनिस्ट, ये एक हिसाब से क्रिटिसिज्म था। डिटर्मिनिस्ट मतलब वही होता है कि हु इज नॉट ओपन टू फॉल्सिफिकेशन, कि भाई उसकी थियरी गलत ही नहीं हो सकती, ऐसा मार्क्स को लगता था। खत्म हो गया यार, बहुत टाइम ले लिया मैंने, 34 मिनट इधर, 1 घंटा उधर, 1.5 घंटे में मार्क्स पढ़ाया है। कोई बात नहीं, पढ़ लेना। 2x 1.5x पे मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, 1.5x पे सुन लो यार, 1 घंटे का ही तो कंटेंट है, इतना भी नहीं पढ़ोगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिंपल सी बात ये समझो, हर वीडियो में बोलता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, अच्छी लोगे पढ़ो ना। इतना गारंटी देकर कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं दे रहा हूँ तो पढ़ो। चलो फिर,
राम राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जो भी शुभ रात्रि। सबका जो जो अपना अपना है समझ लो। मैं चलता हूँ।